तो पांचवा क्वेश्चन हमारा रहा हुआ है ना, ये वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, है ना। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने से पहले आपको वेन आरेख के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम इसको सीखेंगे, ठीक है। कॉपी पे निकाल लीजिएगा, जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो जी, क्या नाम है टॉपिक का? वेन आरेख। वेन आरेख, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं वेन आरेख को इंग्लिश में लिखते हैं डायग्राम, है ना। जैसे अब डायग्राम जो शब्द है वो समझने में ज़्यादा आसान है अगर आरेख से कंपैरिजन किया जाए, है ना। तो डायग्राम बोलूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ गया, इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश के शब्द जो है ना वो साथ साथ सीखते रहा करो, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, अब इसका मतलब क्या है? तो एक मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था वेन, इनका पूरा नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, ये गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेट को, जो समुच्चय होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया था। उसको रिप्रेजेंट, दर्शाने का एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? उन्होंने कहा था कि भैया सेट जो होते हैं ना, जो समुच्चय होता है, उसको तुम दो तरीके से दिखाते हो। कौन कौन से तरीके से? एक तो रोस्टर रूप में दिखाते हो कि नहीं दिखाते रोस्टर रूप में, ठीक है। एक तुम दिखाते हो समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तुमने दो तरीके बनाए हुए हैं। मैं तुमको एक तरीका और बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि दो तरीके तो तुम्हें पता है, इन दो तरीकों से तो तुम समुच्चय को दर्शा सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों के अलावा भी एक तरीका बताता हूँ, इन दो के सिवा, इन दो के अलावा एक तरीका और है मेरे पास। उन्होंने क्या कहा कि भैया सेट को हम डायग्राम की मदद से, किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जिस तरीके से समुच्चयों को डायग्राम की मदद से दर्शाया, है ना, तो उस तरीके को हमने नाम दे दिया वेन डायग्राम, ठीक है ना। उन्होंने जो डायग्राम बनाए ना, उन डायग्राम्स को हमने क्या नाम दे दिया? वेन डायग्राम। इसके पीछे कहानी है, इसमें यूलर का भी योगदान था। यूलर एक मैथमेटिशियन हुए थे, उनका भी योगदान था। इसको कहा जाता है वेन यूलर डायग्राम, लेकिन फिर लोगों ने सिर्फ वेन को ही याद रख लिया, है ना, यूलर को भूलते गए, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वेन डायग्राम। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब डायग्राम की मदद से कैसे हम सेट्स को दर्शाते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। देखो जी, जैसे मान लो कि एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, है ना। अब जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये कौन सा तरीका है? ये है रोस्टर रूप। कौन सा तरीका भैया? रोस्टर रूप। अगर मैं कह दूं कि इस रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो लिख सकते हो। कैसे? तुम ऐसे निशान लगाओगे, एक्स लिखोगे, कोलन का निशान, एक्स लिखा, यहाँ पे तुमने ऐसा लिख दिया, है ना। ये तो तरीका हो गया तुम्हारा रोस्टर रूप। कौन सा मेथड है ये? रोस्टर फॉर्म वाला। और ये कौन सा मेथड है? ये है भैया सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, है ना। अब जॉन वेन भाई साहब ने क्या कहा था कि भैया हम इसको डायग्राम की मदद से भी दर्शा सकते हैं। जो समुच्चय होता है उसको हम डायग्राम की मदद से भी दर्शा सकते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे? उसके लिए सबसे पहले आप बनाएंगे एक रेक्टेंगल। डायग्राम से दर्शाने के लिए आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों भाई? जैसे तुम यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते थे इनको करली ब्रैकेट में बंद करते थे ना, वैसे ही डायग्राम में हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या बना दिया? एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बताना शाबाश। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताओ एक बार। तो थोड़ा सा डायग्राम बना दूं अच्छी तरह से, बताओ सोच के बोलो। ऐसा सेट जिसमें जो सेट क्वेश्चन में दे रखा है उसके एलिमेंट तो ही हों, उसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये बात है ना। ठीक है, तो हमने पहले बनाना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल की मदद से, आयत की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब
ये सेट कौन सा है, यह है जी ए सेट। इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। अब इसको कैसे दर्शाओगे, इसके लिए तुम एक सर्कल बना दोगे ऐसे, ठीक है। इसको तुम नाम दे दोगे ए, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3 को यहाँ पे लिख दोगे। तो तुमने क्या करा, तुमने समुच्चय को रोस्टर रूप में भी लिख दिया, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख दिया, ठीक है, और तुमने उसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया, वेन आरेख से भी तुमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो समुच्चय होता है, जो हमारे पास संग्रह, जो हमारे पास कलेक्शन है चीजों का, उस कलेक्शन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका रोस्टर रूप, दूसरा तरीका समुच्चय निर्माण रूप, तीसरा तरीका वेन आरेख, है ना। अब कहेंगे सर ये जो हमारे पास कलेक्शन होता है, कोई भी चीज़ का कलेक्शन मेरे पास, तो उसको तो मैंने अभी तक इन तीनों में कभी लिखा ही नहीं था, रियल लाइफ में तो मैं कभी लिखता ही नहीं इन तीनों तरीकों से, है ना। तो ध्यान से समझो, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, वो हमारी ऐसी कॉमन बातें नहीं समझ पाती है। जैसे तुम कंप्यूटर को कह दो कि भैया कंप्यूटर मूवी लगा दे, वो समझ जाएगा क्या, नहीं समझेगा, है ना। तुमने जैसे अमेजोन खोल रखा है मान लो, और तुमने कह दिया कि भैया अमेजोन जूते दिखाओ, तो वो समझ जाएगा नहीं ना। तुम उसमें लिखोगे जूते, ठीक है। जब तुम जूते लिखते हो ना, तो वो जूते जो शब्द तुमने लिखा उसको भी नहीं समझता कंप्यूटर। वो क्या करता है, जो तुमने जूते लिखा है ना, ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूँ। तुमने लिखा जूते, अमेजोन पे जाकर के तुमने सर्च किया, क्या किया, जूते। अमेजोन क्या करता है, जो उसका डाटाबेस है, क्योंकि अमेजोन के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो जो उसका डाटाबेस है उसने उसको वेन डायग्राम के रूप में जचा रखा है, ठीक है। तो जब तुमने जूते सर्च किया, तो ध्यान से समझो, जब तुमने जूते सर्च किया, तो जो अमेजोन का डाटाबेस है वो मान लो कुछ इस तरीके से है, उसके अंदर अमेजोन ने मान लो एक पोर्शन बना रखा है जूतों का, ऐसे, ठीक है। ये किसका पोर्शन है, जूते का। तो वो ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो तुम्हें खोल के दे देगा। अब तुमने सर्च किया लाल जूते, क्या सर्च किया, लाल जूते, तो अमेजोन पता क्या करेगा, ये जो जूते वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर उसने एक सेक्शन और बना रखा होगा, है ना, जिसके अंदर कौन से कलर के जूते होंगे, लाल रंग के, तो वो ये सेक्शन तुम्हें खोल करके दे देगा, ठीक है। तुमने सर्च किया लाल जूते और काले फीते, तो इसके अंदर एक सेक्शन होगा, वो तुम्हें दिखा देगा, समझ रहे हो। ये ऐसा क्यों करता है, ताकि रिजल्ट्स जल्दी आ सकें। तुम गूगल पे जो सर्च करते हो, क्योंकि गूगल के पास तो बहुत सारा डाटाबेस है। अब तुमने सर्च किया मान लो लेट्स से पिज़्ज़ा, अब गूगल के पास तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारा डाटा है। अब अगर गूगल एक एक पेज चेक करने लग जाए, तब तो भैया पूरा टाइम निकल जाएगा, है ना। तो गूगल ने अपना जो डाटाबेस है वो किस तरीके से अरेंज करके वेन डायग्राम के रूप में, है ना। जब तुमने लिखा पिज्जा, तो उसके लिए एक पोर्शन बना रखा है, उसके लिए एक पोर्शन बना रखा है, ठीक है ना। ऐसे वेन डायग्राम के रूप में डाटा को स्टोर किया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला लेक्चर, बेसिक लेक्चर देखा हो तो मैंने क्या कहा था कि जो समुच्चय चैप्टर है, इसका मैक्सिमम यूज होता है डाटाबेस को स्टोर करने में। जो तुम्हारे पास डाटा है उसको स्टोर करने में, डाटा को स्टोर करना मतलब डाटाबेस, उसको डाटाबेस बोल देते हैं, ठीक है। इसके बारे में और कभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें 11वीं 12वीं में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब आगे जाकर के इनको इंप्लीमेंट नहीं करता, उस फील्ड में नहीं जाता, तो उसको लगता है कि यार जो भी पढ़ाया है तो बकवास था। लेकिन जब वो उस फील्ड में जाता है, मान लो कि 11 12 करने के बाद तुम अमेजोन कंपनी में गए, एज ए इंजीनियर गए वहाँ पे, उसके एज ए डाटा साइंटिस्ट बन के गए, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा यार सेट्स का तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैथमेटिक्स में कुछ एक ऐसे सेट्स हैं जिनके वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो उनको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मैंने तुम्हें कह दिया, थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आई होगी तुम्हें आज, है ना, चलो कोई नहीं। जैसे मान लो कि एक सेट है ए, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसको कैसे दर्शाओगे, पहले एक रेक्टेंगल बनाओगे, ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर तुमने एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है ना। वही चीज़ होगी, जैसे एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो लाल जूते, पीले जूते, काले जूते, ठीक है। इसके अंदर सारे जितने भी रंग हैं, मान लो जितने भी रंग हैं, उन सभी रंग के जूते आगे मान लेते हैं,
ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाओगे? सेम इसी तरीके से तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, एक डाटाबेस होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं पोर्शन होगा जिसके अंदर कौन कौन से जूते होंगे, लाल, पीले और काले रंग के होंगे। बस समझ में आ गई? तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ। कलर करने का मतलब ये है कि जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ना, सिर्फ वहीं पे एलिमेंट मिलेंगे, लाल, पीले और काले। मैं इसके अंदर ही लिखूंगा, बाहर नहीं लिखूंगा, है ना। बाहर लिखूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ए के अंदर नहीं है, वो तो गलत मीनिंग हो गया फिर इसका मतलब तो। बस समझ में आ गया? तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पेंसिल से कलर कर देता हूँ। आप क्या करना, जो आपके पास पेंसिल है ना, होगी पेंसिल तो, उसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कलर कर देना। बस समझ में आ गई? थोड़ा सा बाहर चल गया, इग्नोर करना इसको, ठीक है। अच्छा, मैं मान लो तुमसे कह दूं कि यार ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओ, पहले सोच के बताओ, जिससे मैं डायग्राम बनाता हूँ। वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? वो एलिमेंट जो ए में ना हो, है ना। यानी कि ए को छोड़ करके, ए को छोड़ करके तुम बाकी कहीं भी वो एलिमेंट को लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ए को छोड़ देना, है ना। तो कलर कर देंगे हम यहाँ पे, अब की बार यहाँ पे, समझे। ए कॉम्प्लीमेंट जब लिख दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट का जब डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जहाँ पे कलर कर रहा हूँ, कलर करने का मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट होंगे, ए के पूरक के जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे ना इसके, वो अवयव जो है तुम यहाँ पर लिखोगे। कहाँ पर? जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ वहाँ पर। बात क्लियर है क्या? चलो, ए हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी एलिमेंट आ गए, बी के भी एलिमेंट आ गए, और जो उनका कॉमन है वो भी आ गया। ए यूनियन बी ऐसे तो लिखते थे, मान लो दो सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी, और तुमने लिख दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करते थे? ए के एलिमेंट लिख देते थे, बी के एलिमेंट लिख देते थे, और जो कॉमन उसको एक बार, जैसे 3 जो है 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख दिया, ऐसे लिखते थे ना। ए यूनियन बी के अंदर ए के भी एलिमेंट आ गए, बी के भी एलिमेंट आ गए, और जो उनका कॉमन था वो भी आ गया, समझे, है ना। नहीं तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है ना, ए यूनियन बी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। क्या? जैसे मान लो मैंने ए यूनियन बी कहा, तो ए यूनियन बी का मतलब कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में है। देखो, ए में और सिर्फ ए में, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। मैंने कहा कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है? वो है 1 और 2। 3 जो है वो बी में भी आ गया ना। मैंने क्या कहा तुमसे? वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, कौन से हैं? 1 और 2, ठीक है। वो एलिमेंट जो बी में है, सिर्फ बी में है, गलत बोल गया, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, 4 और 5, है ना। और वो एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है, क्या है? 3, ठीक है। तो ए यूनियन बी को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है। ध्यान से समझो, मैंने जब कहा ए और एक बार कहा सिर्फ ए और सिर्फ ए है, सिर्फ ए में मत अलग अलग है, ए अलग चीज़ है, सिर्फ ए अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लोगे, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तब समझ जाओगे। अब ए यूनियन बी का क्या मतलब बताया? कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, ठीक है जी, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, यानी सिर्फ ए का मतलब ये वाले एलिमेंट, वो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जिस पोर्शन को मैंने कलर किया है, इसको पेंसिल से कलर करना ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा भी समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन डटे रहना तुम, ठीक है। वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, अब ये वाला पोर्शन कलर किया ना मैंने, ये पोर्शन कौन सा है? सिर्फ ए वाला, सिर्फ ए। इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है, सिर्फ ए में है। सिर्फ ए में कौन से एलिमेंट है? 1 और 2, तो 1 और 2 तुम यहाँ लिखोगे, ठीक है। अच्छा, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, क्या कहा मैंने? वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, तो जौन सा पोर्शन में कलर कर रहा हूँ ना, ये वाला जो चांद सा बना छोटा सा, है ना, ये कौन सा पोर्शन है? सिर्फ बी वाला, सिर्फ बी वाला। इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ बी में है। सिर्फ बी में कौन से हैं? 4 और 5। बात समझ में आ गई?
ठीक है। अच्छा, और ये जो बीच में बच गया ये क्या चीज़ है? ये जो बीच में बच गया ये क्या चीज़ है, बता सकते हो? ये जो हमारा बीच में बच गया ये क्या चीज़ है? ये जो बीच में बच गया, हाँ भाई, ये क्या चीज़ है? ये है भैया कॉमन। ये क्या है? कॉमन। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है? 3, तो 3 को तुम यहाँ पे लिखोगे। कहने का मतलब समझो, मिटा दो एक बार। कहने का मतलब ये है कि जब तुमसे ए यूनियन बी पूछ लिया जाए, ए यूनियन बी दे दिया जाए मान लो, तो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होते हैं उनको तुम किस तरीके से लिखोगे? वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है उसको तुम इस पिंक वाले पोर्शन में लिखोगे, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है उसको तुम इस पोर्शन में लिखोगे। इसके ऊपर ए बी लिख देता हूं। ठीक है, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है उसको तुम इस पिंक वाली पोजीशन में, ध्यान रखना ये वाली पिंक वाली, वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है ना, और जो बीच में जो इनका कॉमन भाग है, वो एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है उसको यहाँ पे लिखोगे। धीरे धीरे समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस समझ आगे। कहने का मतलब ए यूनियन बी कौन सी चीज़ होती है? ये वाली, ये पूरी की पूरी चीज़, ये जो 8 बन रहा है ना, लिटा हुआ 8 बन रहा है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो ए यूनियन बी के होते हैं। किसके होते हैं? ए यूनियन बी के होते हैं। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ठीक है, ये बन गया आपका ए यूनियन बी। क्या बन गया आपका? 1 2 3 4 5 6। मैं कहूँ कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो किस तरीके से बनाओगे भाई? रेक्टेंगल बनाया, यूनिवर्सल सेट हो गया। दो तुमने ऐसे सर्कल बनाए कटते हुए। कटते हुए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता ना, अगर कॉमन नहीं होता कुछ भी, तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता, इनको अलग अलग बना देता बस। लेकिन तुम्हारी जो बुक है एनसीईआरटी, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है ही, तो हमेशा डायग्राम ऐसे बनाना फिर। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे ढालोगे, है ना, तो वो समझना ध्यान से। एलिमेंट कैसे ढालते हैं, पहले वो देखो वो एलिमेंट कौन से हैं जो सिर्फ ए में है। बताओ भाई, वो एलिमेंट कौन से हैं जो सिर्फ ए में है? सिर्फ ए में, कॉमन नहीं है, सिर्फ ए में है। ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है। देखो सिर्फ ए और ए दोनों अलग अलग चीज हैं, है ना। जब मैंने कहा सिर्फ ए, तो मतलब वही एलिमेंट, वही एक्सक्लूसिव एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, ए के अलावा और कहीं नहीं है ना। तो कौन से हैं? 1 2 3, तो इनको तुम यहाँ पे लिखोगे, है ना। ये जो पोर्शन है, अब मैं जिसको कलर कर रहा हूँ इसको थोड़ा अलग कलर से कर दूँ। ये जो पोर्शन जो है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है। सिर्फ किस में है? बी में है। तो बताओ भाई, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ बी में है? 5 और 6। बी में तो 4 5 6 हैं, लेकिन सिर्फ बी में वो 5 और 6 हैं। समझे? 4 तो कॉमन नहीं हो गया क्या? 4 तो इसमें भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तुम 5 और 6। अच्छा, फिर यहाँ पे कौन सा पोर्शन आएगा? ये कौन सा पोर्शन है? ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, यानी वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है? 4, तो 4 तुम यहाँ पे लिखोगे। ये तुम्हारा बन गया ए यूनियन बी पूरा। समझे? ये जो तुमने पूरा बनाया है ना, ये जो तुमने पूरा बनाया है, ये क्या बन गया? ए यूनियन बी बन गया। ये किसका डायग्राम है? ए यूनियन बी का। समझे? ए यूनियन बी का जब भी पूछ ले वेन डायग्राम, तो ये 8 ऐसे बनाया तुमने, ऐसे 8 बनाया और उसको पूरे को ऐसे कलर कर दिया, ये मतलब क्या। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे कह दूं कि यार ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? सोच के बताओ। इसका मतलब क्या होता है कि भैया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन सा होता है? ये पूरा 8, इस पूरे 8 को छोड़ करके बाकी हर जगह कलर कर दो, मतलब ये वाला पोर्शन। समझे? क्योंकि ये पूरा 8 जो है ये तो ए यूनियन बी है ना। अब इसको छोड़ करके बाकी जो भी बच गया वो क्या आपका? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बस समझ आ गई? अब आ जाओ जी आगे। मैंने कह दूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, सिर्फ मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता दो। क्या बता दो मुझे? सिर्फ और सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ और सिर्फ क्या बता दो भैया? ए इंटरसेक्शन बी। तो कहाँ कलर करूंगा बताना मुझे एक बार, सोच के बताओ। ए इंटरसेक्शन बी में कहाँ कलर करना चाहिए मुझे? वीडियो पॉज कर लो बेशक, यहाँ कलर करना चाहिए।
क्योंकि ये वो पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि यार ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए इंटरसेक्शन बी का क्या बताओ, कॉम्प्लीमेंट बताओ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में कहाँ कलर होगा, बताओ शाबाश। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, उसमें कहाँ कलर होगा, इसको छोड़ करके बाकी हर जगह कलर हो जाएगा। कलर करने का मतलब इस बीच वाले पोर्शन में, ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ये जो बना हुआ है ये अंडा टाइप, इसको छोड़ करके तुम कहीं पर भी एलिमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाहर नहीं लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सल से बाहर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। हमने कौन कौन से सेट पढ़े वापस समझ लो। सबसे पहले हमने पढ़ा ए सेट, फिर हमने पढ़ा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आ जाओ जी आगे, एक दो और रह गए बस, उसके बाद चलते हैं। एक रह गया ए माइनस बी, एक रह गया बी माइनस ए। ठीक है, अब इनके कैसे डायग्राम बनाते हैं वो समझो। ए माइनस बी का मतलब बताओ पहले तो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, बोल के बताओ। ए माइनस बी का मतलब ये है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ए में से बी का जो भी एलिमेंट है उसको घटा दो, या फिर दूसरा तरीके से बताया था कि ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए में से इनका जो कॉमन है वो घटा दो। दो तरीके बताए थे ना, सोचने के दो तरीके हैं। ए में से जो इनका कॉमन है ए और बी का, उसको घटा दो, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ए ये पूरा है, ये जो पूरा पूरा है ना, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ ये चीज। ये जो पूरा है, ये जो पूरा सर्कल मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं ए। ठीक है, अब इस ए में से, इस पूरे के पूरे ए में से जो इनका कॉमन है, कॉमन तो ये वाली चीज है, इंटरसेक्शन तो ये वाली चीज है, इसको घटा दो, यानी इसको कर दो तुम इरेज। ये पूरा इरेज हो गया, नहीं समझे। ए तो हो गया हमारा ये। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें क्या मिटाना है, ये वाला पोर्शन, ए जो इनका कॉमन है, समझे। अच्छी तरह से मिटेगा भी नहीं मुझसे, वापस समझा देता हूँ। देखो, ये ए हो गया, ए में से जो कॉमन भाग है इसको मिटा दो, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाली चीज बच जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका ए माइनस बी, या फिर अगर आप हिंदी में कहना चाहो तो सिर्फ ए। यह क्या कहलाता है, सिर्फ ए कहलाता है। जब मैं कहूँ ना सिर्फ ए, तो तुम यहाँ पे लिखोगे, या फिर ए माइनस बी कह लो। ऐसे बी माइनस ए है, बी माइनस ए का डायग्राम कैसा बनेगा भैया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी माइनस ए का मतलब बी में से ए का कॉमन घटा दो, है ना, तो ये डायग्राम बन गया। ठीक है, इसको तुम चाहे तो सिर्फ बी कह लो। ठीक है, अब रिवाइज करा देता हूँ एक बार मैं, नोट कर लिया हो तो तुमने, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, ऐसे। ठीक है, इसके अंदर मान लो दो सेट हैं ए और बी जिनमें कुछ कॉमन है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो ये पूरा का पूरा तो है ए, है ना, ये पूरा पूरा है बी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ए इसकी, देखो अगर ये पूरा है, इसको भी कलर कर दिया तो ये तो कहलाया ए, है ना, और जिसको मैं कलर कर रहा हूं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम कहते हैं सिर्फ ए। क्या बोलते हैं, सिर्फ ए। सेट की भाषा में ए माइनस बी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जिसको मैं कलर कर रहा हूं, जिसको मैं कलर कर रहा हूं,
जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सिर्फ बी, सिर्फ बी। सेट की भाषा में बोलते हैं बी माइनस ए। ठीक है, देखो भाई, अब ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको मैंने कलर किया, इसको हम बोलते हैं ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन। और सेट की भाषा में बोलते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा, और ये पूरा का पूरा, ये जिसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना, ये सारे आ गए, जिसके अंदर ये सारे आ गए, सब कुछ, ये पूरा 8 का 8, है ना। ठीक है, इस पूरे अट्ठे को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे अट्ठे को हम बोलते हैं भैया, इस पूरे 8 को बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ए, इसको वैसे हिंदी में बोला जाता है ए या बी। वो एलिमेंट जो ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है दोनों में भी हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ बस समझ गए। ठीक है, इसी से आपके फॉर्मूले बनेंगे, जिसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। कुछ एक फॉर्मूले होते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, वो इसी से बनेगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला इसी से बनेगा। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला इसी से बनेगा। वो अगले लेक्चर में सीखेंगे, आज नहीं। आज तो सिर्फ 5वां क्वेश्चन करना है। बात समझ आ गई? चलो जी, अब आ जाओ जी आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कॉपी कर लें। देखो क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ये 4 आपको पार्ट दिए गए हैं, इनके आपने वेन डायग्राम खींचने हैं। ठीक है, पहले वाले की बात करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कैसे बनाओगे, सोच के बताओ। इतने में बना देता हूँ ना, इतना सोचो दिमाग में कैसे बनेगा। ए यूनियन बी कौन सा होता है? ये पूरा 8, है ना। कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, इसके ऊपर पूरक लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको छोड़ देना 8 को, बाकी सब पे कलर कर दो। यानी पेंसिल से आप ऐसे शेड कर देना, इसको छोड़ देना ए यूनियन बी को। तो ये क्या बन गया आपका? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। बस समझ में आ गई? सेकंड देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। अब कहेंगे क्यों? हमने डी मॉर्गन नियम के बारे में पढ़ा था, याद हो तो आपको दिखा भी देता हूं। डी मॉर्गन का नियम, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। कहने का मतलब जो इसका डायग्राम होगा वही डायग्राम इसका होगा। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलिए, तो सेम चीज़ यही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका जो डायग्राम बनना है सेम डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम सीखेंगे। पता तो तुम्हें चल गया कि इसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा, लेकिन इसको अपन सीखेंगे कैसे। देखो, एक काम करता हूँ, इसको मैं रफ में बना देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक रफ में, उसमें अपन बनाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बनेगी ना इसमें थोड़ी सी। ठीक है, ये रफली काम है मेरा, ये इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना दूँ, यहाँ बना देते हैं। ये रफ है, इसको जब बन जाएगा ना तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया एक बार। देखो भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाना है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है बताओ भाई? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए पूरक। ए पूरक का मतलब क्या है कि ए को छोड़ करके बाकी सब जगह कलर कर दो। ठीक है जी, ए को छोड़ देना
और बाकी सब जगह कर दो जी कलर। ए को छोड़ करके बाकी सब जगह क्या कर दिया मैंने, कलर कर दिया। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बताओ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी को छोड़ करके बाकी सब जगह कलर, इस बी को छोड़ देना, बाकी सब जगह कलर कर दो। बी को छोड़ देना भाई। ठीक है, बीच में किसका निशान है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे ए को कौन सा रंग किया था, ग्रीन ना, जहां पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएं, जहां पे एक दूसरे को काटें, वो वाला पोर्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि जहां पे ये जो ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया था और इसको ब्लू कलर से, जहां पे ग्रीन कलर और ब्लू कलर इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को काटें, वो वाला स्थान लेना है। सिर्फ वही वाला स्थान लेना है, सिर्फ वही उसी पोजीशन को हमने लेना है। तो देखो, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ब्लू और ग्रीन एक दूसरे को काट रहे हैं? तो अगर तुम देखोगे, ये इसमें तो नहीं काट रहे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन आया है। इसमें भी देखोगे तो इसमें सिर्फ अपना ब्लू ब्लू आया है ना, यानी इसको छोड़ करके बाकी जो जगह बच गई वहां पे ग्रीन और ब्लू एक दूसरे को काट रहे हैं। कहने का मतलब इस 8 को छोड़ करके बाकी सभी जगह कलर करना है, इस 8 को जो छोड़ करके बाकी सभी जगह क्या करना है, कलर करना है। नहीं समझे? इस 8 को तुमने छोड़ देना है, मिट जाए तो ये ऐसे मिटेगा नहीं शायद। समझ में आ गई क्या मेरी बात? क्योंकि इस 8 पे सिर्फ एक ही कलर हो रहा था, ग्रीन और ब्लू, लेकिन इस 8 को छोड़ करके दोनों कलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी इस 8 को छोड़ करके तुम हर जगह कलर कर दोगे। कहने का मतलब ये हो गया। इसको काट दूं? चलो, मतलब क्या हो गया हमारा कि भैया इस 8 को छोड़ करके हर जगह कर दूंगा जी मैं कलर। ठीक है, कर देते हैं। ये हमारा फेयर में ऐसे करना है। बस समझ में आ गई? देखो दोनों डायग्राम सेम है। ये चीज थी। ऐसे ही तुम्हारा थर्ड है, ऐसे ही तुम्हारा फोर्थ है, ये दोनों के डायग्राम भी सेम आएंगे। डी मॉर्गन का नियम है ना। थर्ड क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका डायग्राम तो बना ही सकते हो, आसान है, बनाओ अपने आप। इसका डायग्राम क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो जगह जो ए और बी की कॉमन है, ये अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए, मतलब इसको छोड़ करके ये जो हमारा अंडा टाइप बना है ना, इसको आंख जैसा बन रहा है ना, इसको छोड़ के बाकी सब जगह क्या कर दो, कलर कर दो। यानी ये हो गया। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करता हूँ यार, है ना, एक ही कलर अच्छा नहीं लगता। ये हमारा क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। चलिए फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ पे क्या पाएगा? ये पाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पक्की बात है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो फिर कॉम्प्लीमेंट पाएगा। इसका और इसका डायग्राम सेम बनेगा। तो वीडियो पॉज करो पहले एक बार और खुद डायग्राम बनाने की सोचो एक बार। करो शाबाश, वीडियो पॉज करो और खुद व खुद डायग्राम बनाओ। करो भाई, करो। और मैं यहाँ से कर देता हूँ इतने। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब
ए को छोड़ करके बाकी सब जगह कलर कर दो, इस ए को छोड़ देना, बाकी सब जगह कर दिया तुमने कलर। ठीक है, रफ है ये, बाद में मिटाऊंगा इसको मैं, तुम भी पहले पर रफली बना लेना रफ कॉपी पे, उसके बाद प्रॉपर पता चल जाए ना जब यार ये वाला जगह होगी, ये वाला पोजीशन होगी, तो सिर्फ उसको जो है फेयर पे बना लेना। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके बाकी सब जगह कलर कर दो। ठीक है जी, बी को छोड़ दो, बाकी सब जगह कलर कर दो। ठीक है, अब इनका यूनियन, अब यहाँ पे समझो यूनियन का क्या मतलब होता है। जैसे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी के अंदर सिर्फ ए के भी एलिमेंट आ जाते हैं, जहां जहां पे सिर्फ ए वाला हुआ है, ए मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए मतलब ब्लू कलर, जहां पे सिर्फ ब्लू कलर हुआ है वो भी आ जाएगा, जहां पे सिर्फ रेड कलर हुआ है वो भी आ जाएगा, और जहां पे दोनों कलर हुए हैं वो भी जगह आ जाएंगी। यूनियन का मतलब ये हो गया ना, जैसे ए इंटरसेक्शन बी किया, उसका मतलब तो ये होता है कि जहां पे ए और बी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, सिर्फ वही वाली पोजीशन लेनी पड़ती है ना, वही वाला स्थान लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, जहाँ पे ए या बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ए भी आएगा, सिर्फ बी वाली जगह भी आएगी, और ए और बी का जो कॉमन है वो भी आएगा, तीनों चीज आएंगे इसके अंदर, है ना। तो देखो भाई कहाँ है, सिर्फ रेड कलर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ रेड कलर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ब्लू कलर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है जी, और दोनों कलर रेड और ब्लू जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, ये बाकी जगह हो रहा है ना। तो इनका यूनियन, यूनियन मतलब इनको लिखना है, इकट्ठा करना है, नहीं समझे। जैसे ए यूनियन भी लिखता हूँ तो इसके अंदर वो एलिमेंट ले लेता हूँ ना जो सिर्फ ए में है, यानी ये वाली जगह भी आ गई, जो सिर्फ बी में है यानी ये जगह भी आ गई, है ना, और जो ए और बी दोनों में कॉमन है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं है ए और बी में कॉमन, ये वाली चीज़ है, क्योंकि कलर यहाँ पे हो रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट था ना, यहाँ पे तो ए यूनियन बी को समझाने के लिए मैंने तुम्हें लिया है, नहीं समझे, ए यूनियन बी तो समझाने के लिए सिर्फ लिया गया है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है उसको भी ले लो। ठीक है, मतलब जहां जहां पे कलर हो रहा है, जहां जहां पे कलर हो रहा है उन सबको ले लो, वो मैटर नहीं करता कि एक कलर हो रहा है दो कलर, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यूनियन है इसलिए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे कलर हो रहा है, यहाँ पे भी कलर हो रहा है, यहाँ पे कलर, इसको छोड़ करके बीच वाली जगह छोड़ कर बाकी सब जगह क्या हो रहा है, कलर हो रहा है। ठीक है जी, तो एक काम करना, ये तरफ था इसको मिटा देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इसको दूंगा छोड़, सिर्फ इसी को छोड़ करके बाकी सारी जगह आ जाएगी। बात समझ में आ गई। यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना, यूनियन का मतलब एकता, मतलब इकट्ठा लिख दो, जो भी आ रहा है सारे जो मिक्स हो रहे हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, वो सारे के सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो ये चीज़ कहने का मतलब ये है, समझाना क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का डायग्राम सेम बनेगा, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों में दिक्कत आई हो तुम्हें थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, हम तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, पढ़ना तुम्हें खुद ब खुद पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे फिर, थैंक यू, परसों मिलेंगे, कल तो संडे हो गया ना, बाय।